सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम ज्योग्राफी का अगला लेक्चर एंड दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी अर्थ सरफेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। अब अर्थ में दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं, या तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं यानी कि टूट फूट सकती हैं, और दूसरा चीज़ें डिपॉजिट हो सकती हैं। ठीक है, यानी एक तरह से आप ये समझ लो कि चीज़ें बिल्डअप होंगी या चीज़ें टूटेंगी। क्लियर। तो जो चीज़ें बिल्डअप होती हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होती हैं, और जो चीज़ें टूटती फूटती हैं वो सब एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं इसका जो एक्चुअल में एनर्जी है ये कहाँ से आता है, तो ये अभी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि जो हमारे एस्थेनोस्फीयर है, जो जहाँ से मैग्मा निकलता है उसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। ऐसा आपको अगर याद हो तो 1930 में किसने बोला था? आर्थर होम्स ने बोला था। और ये एनर्जी आ कहाँ से रही थी? एक तो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से और प्रीमॉर्डियल हीट की वजह से, जो अर्थ में अंदर से पहले से हीट मौजूद है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हमारे प्लेट्स मूव कर रही हैं। रिकॉल करिए मैकेंजी एंड पार्कर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट्स तीन तरह से मूव कर सकती हैं, या तो पास आ सकती हैं, या दूर जा सकती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म हो सकता है यानी कि स्लाइड कर सकती हैं। अब जब मैंने आपको बताया था कि भाई स्लाइड कर सकती हैं इधर उधर, तो अर्थ को आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। जब चीज़ें हैं जैसे मान लो कि ये प्लेटें इधर उधर जा रही हैं, तो क्या होगा? ऊपर से नीचे से मैग्मा निकलेगा और ऊपर आके वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, नई क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मिड ओशनिक रिज बन रही थी, हमारी मिड अटलांटिक रिज बन रही थी। वो कैसे बनी? वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। याद करिए हैरी हैमंड हेस, ट्रिपल एच। ठीक है, तो हैरी हेस ने थ्योरी दी थी, अगर आपको याद हो 1960 के टाइम पे। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि किस तरह से हमारी जो सी का जो क्रस्ट है ना, ओशन क्रस्ट, वो कितना डाइवर्स है। अब जब हमारी दो प्लेटें आपस में पास आती हैं तो सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, और यहाँ पर माउंटेन बनने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ हिमालय का फॉर्मेशन? तो जो हमारी इंडियन प्लेट है, यानी कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराने की वजह से क्या हुआ? टकराने की वजह से माउंटेन्स बने, जिनको हम हिमालयस के नाम से जानते हैं। माउंटेन अलग अलग तरह से बन सकते हैं। वोल्केनिज्म की वजह से भी माउंटेन बन सकते हैं, और एक माउंटेन्स होते हैं जिनको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अभी मैं लास्ट में नहीं होगा तो उसको लिखवा दूंगा आपको, ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से कैसे क्या बनते हैं। ठीक, तो एंडोजेनिक फोर्सेस आपको समझ में आया कि जो प्लेटें जैसे फॉर एग्जांपल आपस में पास आई और धीरे धीरे धीरे, और ये एकदम से पहाड़ बन गया, तो बन गया, चीज़ें बन गई। चीज़ें बनती हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं, जो एंडोजेनिक फोर्सेस यानी अंतर्जात बलों की वजह से होता है। क्लियर। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि चीज़ें या तो बन सकती हैं या बिगड़ सकती हैं। बनती एंडोजेनिक, बिगड़ती एक्सोजेनिक की वजह से हैं। अगर देखो हर जगह आपको क्या लगता है हिमालय सिर्फ बन रहे हैं? क्या उनका कुछ अपरदन नहीं हो रहा है? उनका क्या कुछ इरोजन नहीं हो रहा है? हो रहा होगा, लेकिन इरोजन की रेट बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू एंडोजेनिक, यानी कि जो उनका बिल्डअप हो रही है उसके रेट से। एंड अरावली क्या है? अरावली माना जाता है कि हिमालय से भी एक टाइम में ऊंचे हुआ करते थे माउंटेन्स, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड का मतलब होता है जब प्लेटें कॉन्वर्ज करती हैं, आपस में मिलती हैं। हिमालय भी ऐसे बने, अरावली भी बने हैं, लेकिन होता क्या है कि दो तरह के फोल्ड होते हैं। ये एक होते हैं यंग और एक होते हैं ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है जिन जब जो अब वहाँ पर उतना प्लेट मूवमेंट कुछ हो नहीं रहा है, अब वो बस जितना बढ़ना था बढ़ चुके हैं, अब वहाँ पर बस इरोजन हो रहा है। अरावली है। ठीक है, अरावली क्या है? अरावली आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड। और क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ओल्ड फोल्ड में? तो यूराल दे सकते हैं हम। ये यूराल कहाँ पर है? ये यूराल एशिया और यूरोप को बॉर्डर करते हैं। एशिया और यूरोप का एक तरह से डिमार्केशन करते हैं। देन आप ले लीजिए अपलेशंस को। अपलेशंस कहाँ है? अपलेशंस आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में। हिमालय क्या है? तो हिमालय हमारे यंग फोल्ड माउंटेन, ये हैं यंग। यंग के और कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो यंग के एग्जाम्पल जैसे कि साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लैंडफॉर्म हमने देखा था सबसे लंबा, वो मिड अटलांटिक रिज थी। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो एंडीज है। और रॉकीज़ कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वेस्टर्न साइड में। जैसे ईस्टर्न साइड में अपलेशंस है, यहाँ पे आपको रॉकीज़ देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट पीक जैसे कि माउंट देनाली आपको देखने को मिलेगी, जो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। एंडीज़ में आपको साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी, जिसका नाम है माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, तो ये दो तरह के फोल्ड माउंटेन हो जाते हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने बताया एंडोजेनिक फोर्सेस की एनर्जी कहाँ से मिल रही है वो आपको समझ में आ गया। अब इसकी वजह से जो चीज़ें बिल्डअप होती हैं दो तरह से। पहली बात तो उसको डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। जो भी चीज़ें एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बिल्डअप हो रही हैं, दे आर टर्म्ड अंडर अ जनरल टर्म एंड दैट इज डायस्ट्रोफिज्म। मतलब सारे जो प्रोसेस बनने वाले हैं उनको हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। अब दो तरह से चीज़ें बन सकती हैं, एक तो बहुत जल्दी और धीरे 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 जो है चीज़ें मूवमेंट हो सकते हैं।
तो जो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं उसमें आते हैं ओरोजेनिक, सॉरी अर्थक्वेक और आपका वोल्केनिज्म। और जो बहुत धीरे 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 होते हैं वो ओरोजेनिक और एपीरोजेनिक होते हैं। ओरो वर्ड जहाँ भी आपको मिल जाए उसका मतलब माउंटेन होता है, नोट करिएगा इस वर्ड को। ओरो मतलब माउंटेन होता है। तो माउंटेन बिल्डिंग जो प्रोसेस होते हैं उनको ओरोजेनिक बोलते हैं। माउंटेन के अलावा जो बाकी कॉन्टिनेंट में बिल्डअप हो रहा है उसको हम एपीरोजेनिक बोलेंगे। ये तो बड़े धीमे धीमे होते हैं, ठीक है, आराम आराम से आराम आराम से। आपको क्या लगता है हिमालय क्या बस सड़क से आया बस लग गई प्लेट और खत बस बन गया? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, लाखों साल लगे हैं, तब जाके फॉर्मेशन हुआ। अर्थक्वेक हिला देता है आपको, फिर आप बोलते हैं क्या अरे भैया आराम से, हैं डराओगे क्या? तो अर्थक्वेक जो होते हैं एकदम से आता है, ठीक है, आराम आराम से नहीं आता है। वोल्केनिज्म भी इतना आराम से नहीं होता है, थोड़ा सा जल्दी होता है कंपेयर टू ओरोजेनिक एंड एपीरोजेनिक। तो इनको हम फास्ट एंडोजेनिक उसमें रखते हैं और इनको स्लो वाले में रखते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ क्या पढ़ा? ओरो, एपीरो, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। अभी आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक, एक्सो का मतलब है जो बाहर लग रहे हैं। अब बाहर वाले फोर्सेस की एनर्जी कहाँ से आ रही है? अंदर वाला तो समझ में आ गया, प्लेट मूव कर रही है उसकी वजह से हो रहा है। प्लेट क्यों मूव कर रही है हमने देखा। इनकी जो एनर्जी आती है, सारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो सन होती है। कैसे कैसे? तो सन हीट दे रहा है, हीट की वजह से क्या होगा? गर्मी होगी, गर्म होगा तो चीज़ें टूटे उठेंगी, टूटे फूटेंगी। क्या सिर्फ गर्मी से चीज़ें टूटती हैं? नहीं, बारिश से भी टूटती हैं, प्रेसिपिटेशन से, यानी कि हवा से भी। अब हवा क्यों चलती है? प्रेशर डिफरेंस होता है, कहीं हाई प्रेशर होता है तो कहीं लो प्रेशर होता है। वो कौन क्रिएट करता है? सन क्रिएट करता है। जहाँ ज़्यादा गर्मी वहाँ लो प्रेशर, जहाँ ज़्यादा ठंडी होगी मतलब एज़ कम्पेयर टू उतना गर्म नहीं होगा तो वहाँ हाई प्रेशर होगा, तो विंड चलेगी, हवा चलेगी, ठीक है, ग्लेशियर्स बनेंगे। तो सब एक तरह से अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है हमारा। ग्रेडेशन का मतलब होता है, जैसे कि उसको हमने बोला था डाइस्ट्रोफिज्म, एक जनरल टर्म दे दिया था सारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस को। उसी तरह सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को हम बोल देते हैं ग्रेडेशन। वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर ऑफ अर्थ। वियरिंग डाउन का मतलब है चीज़ें बिगड़ रही हैं। देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, बहिर्जाल क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की भौतिक विशेषता को नष्ट कर रहे हैं। वो बना रहे थे, ये नष्ट कर रहे हैं। सामूहिक रूप से बहिर्जनिक बलों को अनच्छादन कहा जाता है। दैट मीन्स कि इनको हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन। ग्रेडेशन या डेन्यूडेशन, जैसे उनको डाइस्ट्रोफिज्म बोलते हैं, इनको डेन्यूडेशन बोल देते हैं। ग्रेडेशन का मतलब है जो वियरिंग डाउन हो रहा है, तो ग्रेडेशन या फिर डेन्यूडेशन। एक्सोजेनिक एजेंट्स, एजेंट का मतलब क्या होता है? वो लोग जो चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं उनको एजेंट बोलते हैं। तो पानी, हवा, समुद्र की लहरें और ग्राउंड वाटर। जी हाँ, जो ग्राउंड का वाटर है वो भी चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, डिपॉजिट करता है, वो भी हम देखेंगे। अब आते हैं वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग एक इन सीटू प्रोसेस होता है। वेदरिंग ऐसे, पत्थर पड़ा टूट गया, बस यही है वेदरिंग। पत्थर पड़ा टूट गया, यही है वेदरिंग, और कुछ नहीं है। ये इन सीटू प्रोसेस, इसका मतलब है जहाँ पत्थर पड़ा वहीं टूटा। ऐसा नहीं कि ढुनंग ढुनंग के टूट गया ना, जहाँ है वहीं टूट गया। एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स। टाइप्स, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग यानी जिसको मैकेनिकली बोलते हैं, और बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग कैसे हो सकती है? तो केमिकल वेदरिंग अलग अलग तरह से, इसमें भी आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आते हैं केमिकल वेदरिंग। कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन होता है कि जैसे रॉक है उसमें पोर्स होंगे, पानी पड़ गया, ठीक है, पानी की वजह से क्या हुआ? पानी की वजह से क्या हुआ भैया? पानी जैसे पड़ा इसमें, ठीक, तो पानी की वजह से वो डिजॉल्व होने लगेगा, धीरे 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 क्या होगा? वो बड़ा होने लगेगा होल, और वो टूट जाएगी, ठीक है। कार्बोनेशन का मतलब है कि जैसे कि आपकी रेनफॉल हुई, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड यहाँ पर रॉक में जाएगा, और वो एसिड क्या करेगा? धीरे धीरे उसको लूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है, तोड़ना शुरू कर देगा उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हो सकता है अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो आपको ये पे पता होना चाहिए। एकदम डिटेल में तो नहीं, डिटेल में तो क्या है सीरियस। और मतलब एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगाओगे, चलो मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कैसे क्या लगाने क्वेश्चन ये वाले चैप्टर के, ठीक है। तो हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन, दैट इज़ ऑक्सीजन का रिमूवल। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इसमें अगर बात करेंगे तो आपकी अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन आता है, ठीक है। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन कैसे होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। फ्रीजिंग या थॉइंग हो गई, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब होता है जमना, पिघलना। जैसे फॉर एग्जांपल जो परमाफ्रॉस्ट रीजन्स होते हैं जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, तो इस तरह से रॉक है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें पानी घुसा, मान लो कि कुछ था इसमें, ठीक है, स्पेस था तो पानी घुसा, फिर वो सॉलिडिफाई हो गया, बर्फ़ जम गई, फिर पानी बना। तो क्या है, आपको ही पता है कि वॉल्यूम, पानी और बर्फ़ दोनों अलग अलग ऑक्यूपाई करते हैं, तो क्या होगा
कि कॉन्ट्रैक्शन देन होगा रिपल्शन, मतलब एक तरह से पहले वो पास में आएगा, फिर सिकुड़ेगा और फिर एक्सपैंड करेगा, सिकुड़ेगा फिर एक्सपैंड करेगा, तो इसके वजह से रॉक टूट जाएगी। तो यही सब होता है इसमें, ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग में जो हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, रोडेंट्स वगैरह हो गए, चूहे, ठीक है, ये सब तो हम ये कीड़े मकोड़े अगर रॉक को धीरे धीरे तोड़ दें, दैट इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक। अब आते हैं इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्ट होता है एक्सफोलिएशन। मेनली फिजिकल वेदरिंग से क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ता है ऊपर वाली चट्टान में, ऊपर वाली सतह में, तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाती है, टूट जाती है, जिस तरह से, है ना, एक्सफोलिएशन मास्क आजकल आते हैं ना, लड़कियों को काफ़ी अच्छे से पता होगा ये कि जो आई थिंक कुछ होता है वो लगाते हैं ना चेहरे पे, और फिर वो चेहरे से ऐसे निकाल सा लिया जाता है, तो उससे क्या होता है, ऊपर में जो ऊपर की जो लेयर होती है स्किन में, वहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल और जो भी कुछ लगा हुआ है वो सब हट जाता है, तो आपकी जो स्किन है वो निखर के आती है। तो उसी तरह से होता है यहाँ पर, ऊपर की जो लेयर है वो रॉक की टूट जाती है, ठीक है, और वो क्या होता है कि एकदम ऐसी नई नवेली सी रॉक लगने लगती है। एक्सफोलिएशन किसकी वजह से हो रहा है? फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है, ठीक है। एक्सफोलिएशन इस तरह से डोम्स बन जाते हैं। मास मूवमेंट क्या होता है? तो मास मूवमेंट दो तरह के होते हैं, स्लो एंड फास्ट। मास मूवमेंट वही जैसे लैंडस्लाइड आप सुनते हो। लैंडस्लाइड क्या? भूस्खलन, एकदम से जमीन का टुकड़ा ऊपर से आके गिर गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। या फिर अवलांच हो गया, अवलांच में बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर से आके नीचे गिर गया एकदम से। तो दो तरह के हो सकते हैं मास मूवमेंट, या तो धीरे धीरे हो सकते हैं स्लो, या फिर बहुत तेज़ी से हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि जब तक कोई चीज़ टूटेगी नहीं तब तक वो उसमें मास मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ये चट्टान है, ग्रेविटी बुला लेगी नीचे। ऐसा थोड़ी ना कि जब उसमें वेदरिंग हुई है तब जाके वो गिरा है ना, तो बुला लेगी। ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर मास मूवमेंट होता है मेनली। वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्वेजिट। ऐसा नहीं कि वेदरिंग नहीं होगी तो मास मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ वो एड ज़रूर कर देती है, हेल्प ज़रूर कर देती है, ठीक है। क्रीप, सॉलिफ्लक्शन, ये दोनों स्लो में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये स्लो में आते हैं, बंटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनका साबुन स्लो है। तो क्रीप की अगर बात करें तो क्रीप धीरे 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 धीरे, आपने देखा होगा, धीरे धीरे जो मिट्टी है वो खिसक रही है, मिट्टी है खिसक रही है, धीरे धीरे खिसक रही है, ठीक है। एक जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढलान नहीं होती, बहुत ही उतना ढलान नहीं होती, बहुत थोड़ी सी ढलान होती है, और जहाँ पर वेजिटेशन कवर उतना नहीं होता है। सॉलिफ्लक्शन का मतलब होता है स्लो प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ, वही अगेन इस स्लो में ही आएंगे। फास्ट में अगर बात करेंगे तो लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांच, ये सब आते हैं। अब हम आ रहे हैं इन टॉपिक में कि भाई जो हमारे डिफरेंट इरोजनल एजेंट होते हैं, इरोजनल एजेंट में हमारी समुद्र की लहरें आएंगी, हवा आएगी, ग्राउंड वाटर आएगा, पानी आएगा, ग्लेशियर आएगा। इनकी वजह से क्या इरोजनल और क्या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। इरोजनल और डिपोजिशनल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, जैसे कि रिवर है, ठीक है, ये नदी है, तो नदी निकल रही है यहाँ से पहाड़ों से, तो पहाड़ों को तोड़ फोड़ के निकलेगी यहाँ से, जो भी तोड़ेगी फोड़ेगी आगे जाके उसको डिपॉजिट करेगी। तो जो चीज़ तोड़ती फोड़ती है, नदी या फिर कोई और भी, तो उसको हम इरोजनल लैंडफॉर्म बोलते हैं, जिसकी वजह से मतलब तोड़ने की वजह से जो लैंडफॉर्म जो भू आकृति बनती है, और जो डिपोजिशन की वजह से जो भू आकृति बनती है, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ऑलराइट। अभी आते हैं सबसे पहले रिवर के लैंडफॉर्म्स देखते हैं, क्लियर। अब रिवर को उसके 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, यूथफुल स्टेज, मेच्योर स्टेज, एंड दिस इज योर ओल्ड स्टेज। यूथफुल, मेच्योर, यूथफुल जब निकलती है सोर्स, और ओल्ड स्टेज होती है जब उसका माउथ, इसको रिवर का माउथ बोलते हैं, रिवर का सोर्स है ये। अब जब रिवर की यूथफुल स्टेज होती है तो बहुत भयंकर स्पीड होती है, बहुत तेज स्पीड होती है, जिसकी वजह से इरोजनल फीचर्स यहाँ डोमिनेट करेंगे, चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी, ठीक। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं वो हमें देखने हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में आएंगे आपकी घाटियाँ बनेंगी, वो वी शेप की घाटी बनेंगी, वो गॉर्जियस इस तरह से घाटी बनेगी, वी शेप ना बन के। कैनियन कुछ ऐसी बनती है, कैनियन में ध्यान रखना है इस तरह से कुछ बनती है, मतलब कि ऊपर बहुत चौड़ा होता है, नीचे संकीर्ण होता है, गॉर्जियस में एकदम पैरेलल होता है, वी में वी शेप होता है। वाटरफॉल ये भी आपका है, पॉट होल और प्लंज पूल्स। पॉट होल क्या होते हैं? जब ऐसे रिवर चल रही हो तो बीच बीच में, जैसे रोड में गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं, बीच बीच में रोड में गड्ढे होते हैं, बस वैसे ही पॉट होल, ठीक है, बीच बीच में रोड में गड्ढे। प्लंज पूल होता है कि जहाँ पर वाटरफॉल गिरेगा, जहाँ पर झरना गिरेगा, वहाँ पर जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ गड्ढा हो जाएगा, उसको प्लंज पूल बोलते हैं। रिवर टेरेसेस यानी कि जब बाढ़ का पानी बहुत इधर उधर साइड में फैल जाता है तो इस तरह से रिवर के जो है टेरेसेस बन जाते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं फ्लड प्लेन्स। किस तरह के फ्लड प्लेन्स क्रिएट हो सकते हैं? तो एलुवियल फ्लड प्लेन्स क्रिएट हो सकते हैं। एलुवियल फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं, डेल्टा क्रिएट होता है, ठीक है, ऑक्सबो लेक मेंडर, एलुवियल फैन। अब सबसे पहले तो एलुवियल फैन क्रिएट होता है डिपोजिशन में। कैसे? जैसे पहाड़ है, पहाड़ से ये रिवर आ रही है, इतना ही माउथ है उसका, अब पहाड़ इतना ही है ना, फैलने की जगह नहीं मिल रही है, और बहुत ज़्यादा लोड कैरी करके ला रही, पूरा सेडिमेंट, मिट्टी विट्टी, पत्थर वत्थर, और जैसे ही समतल मैदान में आई, जैसे पूरा लो फैल गई है, पूरे जैसे आई और पूरा फैल गई। मतलब ऐसा है कि अभी तक मतलब एकदम
मन में भरे थी, जैसे ही बोलने का मौका मिला सब पटक दिया। तो यहाँ पर इस तरह का पंखा शेप का बन जाएगा, उसको एलुवियल फ़ैन बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा है तो एकदम लास्ट में बनेगा, एकदम जो ओल्ड स्टेज होगी। ऑक्सबो लेक और मियांडर्स मैं आपको समझाता हूँ। मियांडर को कभी कभी हम लैंडफॉर्म मानते भी नहीं है। ये एक पैटर्न है रिवर का, देख लो। ठीक है, ये जो रिवर चल रही है ना, ये ओल्ड स्टेज में जनरली जो आपका ये मियांडर होता है, मियांडर मतलब रिवर का इस आकृति में चलना, सांप की तरह चलना, यू शेप बना के चलना, वो यूजुअली ओल्ड स्टेज में, ओल्ड या मेच्योर, ठीक है, मेच्योर या ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है। अब जब ये रिवर बहुत ज़्यादा म्यांडर करने लगेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे 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 बहुत ज़्यादा म्यांडर कर गई, तो अब खुद देखिए जब ये दोनों पार्ट आपस में मिल गए तो रिवर अब क्या करेगी, रिवर अब सीधा जाएगी, इस तरह से फ्लो करेगी। तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, इसको बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक इसको बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे यहाँ पर तो हो सकता है आपको इस तरह से मिले, क्या बोलते हैं, लेवीज़ भी देखने को मिले। ठीक है, तो लेवीज़ भी नोट कर लिएगा। लेवीज़ क्या होते हैं, लेवीज़ जब बाढ़ आता है तो बाढ़ की वजह से जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेवीज़। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपके क्वेश्चन होगा, एंड दैट इज़ पॉइंट बार। तो ये जो साइड होती है यानी कि कॉन्वेक्स साइड, वहाँ पर पॉइंट बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो रिवर मेंडर करती इस तरह से, तो उसका जो ये कॉन्वेक्स साइड होता है अंदर वाला, वहाँ पर पॉइंट बार है। और यहाँ पर जो है अंडर कटिंग होती है, यहाँ पर कट करता है उस चीज़ को, यहाँ पर डिपॉजिट करता है, उसको पॉइंट बार बोलते हैं। तो पॉइंट बार भी डिपोजिशन होगा। एशिया का सबसे जो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ना, आपको पता है कहाँ पर है, बिहार में, उसका नाम है कवरताल। जो बूढ़ी गंडक नदी है वो बनाती है उसको। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इरोजनल कौन से हैं, डिपोजिशनल कौन से हैं। सर याद हो गया आपको? लेवीज आपको यहाँ नोट करना है। एंड अच्छा, अगर कभी एंट्रेंच्ड मियांडर पूछते ना, एंट्रेंच्ड मियांडर, तो वो इरोजनल होगा। मैं बता रहा हूँ, वैसे तो मियांडर को हम कोई लैंडफॉर्म क्रिएट मानते नहीं हैं, क्योंकि वो एक नदी का चलने का तरीका है, ऐसा थोड़ी ना कोई डिपॉजिट कर रही है। लेकिन अगर एंट्रेंच्ड मियांडर पूछ लेगा ना, तो उसको इरोजनल में रखना है, ध्यान रखना। और वो आपको यहाँ पर जैसे पहाड़ों को इस तरह से काट के जब आती है ना, तो उसको एंट्रेंच्ड मियांडर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब भी आते हैं सर एंड मैडम लोग ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर क्या होता है, तो जो यहाँ पर सरफेस में जो पानी पड़ा हुआ है, सरफेस में जो पानी पड़ा हुआ है, या फिर जो ग्राउंड में जो धीरे धीरे परकोलेट कर रहा है, सरफेस में जो पानी पड़ा हुआ है जो धीरे धीरे ग्राउंड में अंदर जा रहा है, वो क्या करेगा, चीज़ों को तोड़ेगा फोड़ेगा। जैसे ग्राउंड में पड़ा हुआ है तो इस तरह का क्रिएट हो रहा है डोलाइन, मतलब पहले तो सिंक होल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सिंक होल होगा यहाँ पर। ठीक है, पहले तो पूल और सिंक होल बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे, फिर अगर बड़ा बन गया तो उसको हम डोलाइन बोल देते हैं। ठीक है, डोलाइन। फिर अगर यही डोलाइन और सिंक होल आपस में अगर मिल जाते हैं इस तरह से, तो बड़ी लंबी सी घाटी टाइप बन जाती है, उसको बोलते हैं ऊवाला। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, छोटा सा ऐसे बन गया, क्या बोलेंगे उसको हम बोल रहे हैं सिंक होल। ठीक है, उसको हमने सिंक होल। अगर क्या कर गया, वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गया, नीचे नीचे धंस गया, वो बहुत ज़्यादा धंस गया। ठीक है, अब वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट डीप में उतना नहीं जा रहा हूँ कि अंडरग्राउंड कोई केव है उसकी रूफ के साथ, तो वो सब छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये धंस गया बहुत ज़्यादा, जब धंस गया तो उसी को डोलाइन बोल देते हैं, ज़्यादा गड्ढा हो गया। अब डोलाइन, सिंक होल और डोलाइन, बाकी डोलाइन अगर आपस में मिल जाते हैं तो इस तरह से देख लो बहुत लंबा सा गड्ढा बन जाता है, इसको वैली टाइप, उआला। ठीक है, उआला। तो सिंक होल, डोलाइन, उआला। लेपीज लाइमस्टोन क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म है इसको कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअल में जो कास्ट रीजन है, कहाँ पड़ता है ये, आपका मेडिटेरेनियन जो सी वाला रीजन है वहाँ पड़ता है। तो वहाँ पर जो चट्टान है, जो रॉक्स हैं, वो बड़ी सॉफ्ट हैं, लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। ये किस तरह की रॉक्स हैं हमने कल पढ़ा था, जल्दी से बताओ, अभी तुरंत लिखो कमेंट में, वीडियो को पॉज करके जल्दी। तो ये किस तरह के हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक हैं, अवसादी चट्टान है। तो इनकी खासियत ये होती है, हमने देखा था लेयर्स के फॉर्म में ये मिलती हैं, लेयर्स के फॉर्म में ये बनती हैं। हाँ, तो इनमें क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी परकोलेट कर सकता है इन सेडिमेंट्री रॉक में, खासकर लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक में। तो इंडिया में, ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की उसमें लैंडफॉर्म बन सकते हैं। बहुत ठोस चट्टान होगी, ग्राउंड वाटर उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा यार, क्योंकि ग्राउंड वाटर का मूवमेंट जो होता है वो बड़ा स्लो होता है, बहुत तेज़ थोड़ी ना होता, बारिश या फिर ग्लेशियर की तरह बहुत स्लो होता है। तो वहीं जहाँ पे चट्टान सॉफ्ट होगी, तो कास्ट टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। क्लियर हो जाती चीज़? तो होता क्या है कि यहाँ पर जो लाइमस्टोन होती है, लाइमस्टोन जो होती है वो अगर इस तरह से, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर पिक्चर नहीं, इस तरह से छलनी टाइप हो जाती है। छलनी इन द सेंस, अब ऐसे है चट्टान। ठीक है, अब पानी घुस घुस के यहाँ पर घुसा, यहाँ घुसा। ठीक है, तो बड़ा अनइवन पैटर्न बना देगा, अनइवन पैटर्न इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इनको जो अड्डी सी दिख रही है, इन्हीं को लेपीस बोलते हैं। और ये लंबी से पूरा इधर ये पूरा एरिया इस तरह से घेर लेंगी, ये लेपीस ही लेपीस बना देंगे, इसको बोल देते हैं लाइमस्टोन का पेवमेंट।
लाइमस्टोन का पेवमेंट डिपॉजिट। अब जो चीज़ तोड़ी उसको डिपॉजिट करेंगे नीचे जाके, तो नीचे कैसे डिपॉजिट करेंगी तो उसका पिक्चर नहीं बताता, मैं बताता हूँ, ठीक है। नीचे और एक और नोट कर लेना, इसमें सी के बोल रहा हूँ, इसमें अंडरग्राउंड केव्स भी होती हैं, ठीक है। तो गुफा है, केव है अंदर, ठीक है, अंदर केव है। अब देखो यहाँ से पानी आया, ठीक है, यहाँ से पानी आया, इस तरह से रिस रिस के क्या करेगा, ये नीचे गिरेगा पानी, पानी नीचे गिरेगा, पानी के साथ उसने अभी कुछ तोड़ के लाया है ना, ऊपर डिसॉल्व करके लाया है जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक थी, तो जो भी डिपॉजिट हुआ है वो टप 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 पानी गिरेगा और इस तरह से ऐसा बनता जाएगा। ऐसा बनता नहीं जाएगा, जब पानी गिरेगा तो पानी में और वो सॉलिड पार्ट भी, तो सॉलिड पार्ट जम के बन जाएगा क्या, इसको बोलते हैं स्टैलेगमाइट, स्टैलेगमाइट। और सारा कुछ तो टप टप गिर नहीं जाएगा, कुछ यहाँ पे भी इकट्ठा होता रहेगा, जमता रहेगा, ये हो जाएगा स्टैलेगटाइट। स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट में कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे भैया, ये लटक रहा है, सीलिंग से लटक रहा है, सी से सीलिंग, सी से सीलिंग, नहीं समझ में आ रहा है, लटक रहा है तो टाइट पकड़ना पड़ेगा, याद हो गया। चले मैं, अब होता क्या है, अगर ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे तो ये इस तरह का कुछ आकृति बन जाएगी, इसको बोलते हैं पिलर, खंबा। तीसरे के अलावा चौथा नहीं पूछेगा इसमें, ठीक। हवा पे आ जाते हैं अभी, हवा, विंड। तो विंड की वजह से क्या हो सकता है, इरोजन। तो पेनी प्लेन नहीं है, ध्यान रखना, पेनी प्लेन पानी से क्रिएट होता है, पेनी प्लेन पानी यानी रिवर से क्रिएट होता है, पेडी प्लेन क्रिएट होता है। पेडी प्लेन क्या है, जैसे कि डेजर्ट में ये हवा कहाँ चलेगी तेज स्पीड में, तुम बताओ मुझे, जहाँ घर बने होंगे वहाँ चलेगी, नहीं, जहाँ पे एकदम खुला मैदान उसको मिलेगा, डेजर्ट में यूजुअली होता है, तो वहाँ पर आपको ये लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो चट्टाने हैं वहाँ पर, चट्टाने अगर इस शेप की बन जाए, मशरूम शेप की, तो मशरूम रॉक बन गई, ठीक है। इस तरह की बन जाती हैं, इस तरह की, तो उनको पेडेस्टल रॉक और ज़्यूगेन बोलने लगते हैं उनको, अगर इस तरह की बन जाती है, इस तरह की, ठीक है। पेडी प्लेन क्या है कि अगर एकदम समतल ग्राउंड क्रिएट हो गया, ठीक है, एकदम प्लेन क्रिएट हो गया, प्लेन का मतलब ये कितना ज़्यादा इरोजन हुआ कि जो माउंटेन के इधर पूरा माउंटेन भी इरोड होते एकदम सब समतल कर दिया, उसको बोलते हैं पेडी प्लेन। अब ये जो भी हवा ने क्या किया, तोड़ा फोड़ा है। अब तोड़ती फोड़ती क्यों है, क्योंकि भाई अब्रेजन होता है, अब्रेजन का मतलब है कि जब हवा चलेगी तो उसमें सैंड होगी, सैंड क्या करेगी, इसके कांटेक्ट में आएगी तो तोड़ती फोड़ती है चीज़ें। अब जो भी तोड़ी फोड़ी उनको डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट अगर देखो, एक होता है लोएस, अगर जो बहुत ही फाइन सिल्ट होता है, फाइन मिट्टी होता है, देखो मिट्टी जो होती है ना, दो तरह के होते हैं, एक तो मोटे दाने की होती है, यानी कि उसका जो ग्रेन साइज होता है मोटा होता है, ठीक है, ग्रेन साइज छोटा हो सकता है, तो छोटा छोटा जो ग्रेन साइज का सॉइल होता है उसको डिपॉजिट करती है, तो इस तरह से लोएस बन जाता है। लोएस का मतलब है इस तरह से हल्के, जैसे ये मैदान है, इस तरह से थोड़े रेत के हल्के टीले टाइप बन गए, बहुत ऊंचा टीला नहीं लेकिन थोड़ा मोटा, इस तरह से हल्का सा, तो उसको लोएस डिपोजिशनल में आएगा। सैंड ड्यून्स जो होते हैं, सैंड ड्यून्स दो तरह के होते हैं, बर्चन एंड सीफ। ये बर्चन है, बरखान बोलते हैं, और ये सीफ, मतलब बरखान में दो पॉइंटेड विंग्स दिख रहे हैं आपको, दो पॉइंटेड, और इसमें एक पॉइंटेड विंग दिख रहा है। ये विंग्स हवा की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन से हवा ऐसे चल रही है तो हवा के डायरेक्शन में इसके विंग्स पॉइंट करेंगे। और ये जो होता है, अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये एसएससी के लिए काम का नहीं है, लेकिन आप जब लेवल 2 लगाओगे तो अभी हम उस पर आने वाला हूँ, लेवल 2 लगाना नहीं लगाना कैसा है, तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा आई थिंक, हाँ इसी तरह का जो ये बनता है, ठीक है। तो इसका इस तरह से बनता है, तो कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर पिक्चर नहीं लगी, नहीं तो बढ़िया समझ में आता आपको। उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है ये बहुत ऊंचा होता है, इसकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है। ये वाला जो विंडवर्ड साइड बोलते हैं इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। विंडवर्ड साइड कॉन्वेक्स नेचर का होता है भैया। हम बोल रहे हैं कि जो ये इकट्ठा होगा बरखन, तो इस तरह से इकट्ठा होगा, ठीक है, तो इस तरह से, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो तुम लोगों ने वो हरकत करी है बचपन में जहाँ जैसे रेत वेत पड़ी है तो रेत में पैर घुसेड़ दिया, और पैर घुसेड़ के फिर उसको पैर के ऊपर ऊपर रेत रख ली और फिर पैर धीरे धीरे से हटा लिया तो वो घर टाइप बन जाता था, देखा था। उसी तरह का कुछ वैसा बनता है, उसी तरह का इमेजिन करो। तो ये वाला जो साइड होता है जो जहाँ से हवा आ रही है इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं और इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स साइड होती है, कॉनकेव साइड होती है। एसएससी में नहीं पूछेगा लेकिन सीडीएस सीएफएफ में काफ़ी क्वेश्चन है, लेवल 2 में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बस बता रहा हूँ, बाकी तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो डिपोजिशनल में ये सब आ जाएंगे, क्लियर है। और अब हम देख लेते हैं कि रिवर देख ले, ग्लेशियर, और हमें सी वेव्स देखना है ना। तो ग्लेशियर देख लें पहले।
तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर भी, क्योंकि यार ग्लेशियर का मास बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, तो ग्लेशियर क्या करेगा, ग्लेशियर एक यहाँ से, मतलब ग्लेशियर इस तरह से चल चल के आते हैं, ग्लेशियर इस तरह से धीरे धीरे चल चल के आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब्रेजन क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ से तोड़ेंगे चीज़ों को, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहले हम इरोजन वाले लैंडफॉर्म्स देखते हैं। तो जब सरक सरक के आएंगे, सरक सरक के आएंगे, तो ये जो आकृति बनी है ना, ये जो आकृति बनी है, इसको सर्क बोलते हैं। सरक सरक के आएंगे तो सर्क बन जाएंगे, ठीक है। तो सरक सरक के आया, सर्क बन गया, यहाँ पर सर्क बन गया, ठीक है। यहाँ से सरका, वहाँ से सरका, यहाँ से सरका, पीछे से सरका, हर जगह से सरका, तो ये अड्डी बन गई और ये हॉर्न बन गया। हॉर्न इज़ अ पॉइंटेड। भाई तुम इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये है माउंटेन। तो आप ये नहीं, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से सर का होगा, यहाँ से सर का होगा, वहाँ सर का होगा, यहाँ सर का होगा, तो एक पॉइंट टाइप बन गया, पॉइंटेड हॉर्न। और ये जो इस तरह से, ये इस तरह से अड्डी टाइप नहीं बन गई, एकदम पॉइंटेड टाइप, है ना। तो कि भाई यहाँ गिरोगे तो एकदम, ठीक है। तो मतलब समझ पा रहे हो, भावनाओं को समझ आ रहा है, ठीक है। अरीट या फिर सिरेटेड रिज बोलते हैं इनको, अरीट या सिरेटेड रिज। अगर पानी भर जाता है, सरक 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 के बाद सर्क, टेलीग्राम में पिक्चर पोस्ट करूँगा, ठीक है। जब वीडियो डाल दूंगा तो उसके बाद टेलीग्राम पे तो मैं बताऊँगा टान लेक क्या है, ठीक है। भेजूंगा, कश्मीर का एक है फ़ोटो, उसमें वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो टान लेक बन जाता है वो, ठीक। सरक सरक के अगर सरका, गड्ढा बन गया, पानी भर गया, तो टान लेक बन गया। क्लियर हो गया। सर्क, सरक सरक के, अरीट रिज है, ठीक। अरीट एसरेटेड रिज और हॉर्न। अब ये जब इस तरह से आएगा, यहाँ सरकेगा, यहाँ सरकेगा, यहाँ सरकेगा, तो यहाँ सारे ग्लेशियर इकट्ठा हो जाएंगे और सारे ग्लेशियर, चलो भैया आप करते हैं इरोजन दबा के, एकदम एकदम नीचे खूब खूब तोड़ेंगे फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत मास है यार, तो नीचे चलेंगे तो एकदम फ्रिक्शन की वजह से बहुत ये घाटी गहरी हो जाएगी, यू शेप की घाटी बन जाएगी, यू शेप की घाटी बन जाएंगी। ये इनको बोलते हैं हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी। इनमें भी इरोजन हुआ लेकिन उतना नहीं, तो ये लटक सी रही हैं, ठीक है, लटकती हुई घाटी। तो ये हो गया इरोजन वाला मामला। अब डिपोजिशन होगा, तो डिपोजिशन में बनते हैं हमारे क्या, एस्कर, ठीक है, मोरेन, ड्रमलिन, आउटवॉश प्लेन। तो ऐसे याद करो, मुरैना के लोग जो हैं इसमें ड्रम बजा रहे हैं। मुरैना समझते हो ना, मुरैना, भिंड, जालौन, क्या कर रहे हो, हमें मोड़ा को टेल ले आओ। मुरैन, ठीक है, मुरैना के लोग इश्क में ड्रम कर, मतलब ड्रम बजा रहे हैं, ठीक है, प्लेन्स में। तो इरोजनल की अगर बात करेंगे तो यहाँ सर्क, अरीट, हॉर्न, हैंगिंग वैली, ग्लेशियल वैली, ये सब आते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया। अब आते हैं सी वेव्स पे। आपको करना है क्या, एकदम याद कर लेना, बहुत ज़्यादा एकदम डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन याद कर लेना इरोजन कौन सा, डिपोजिशन कौन सा। सी वेव पे आते हैं। तो समुद्र की लहरें जब चलेंगी तो क्या करेंगी, समुद्र की लहरें बीच बनाती हैं। बीच में जब जाते हो, गोवा वाले बीच में कौन कौन गया है, तो यहाँ पर सैंड का डिपोजिशन हो जाएगा, तो बीचेस, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। बार, बैरियर, स्पिट, बार, बैरियर, स्पिट, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सैंड स्पिट है जो कि कोस्ट से, तट से लगा हुआ है, इस तरह से इसको सैंड स्पिट बोल देते हैं। टोम्बोलो करके भी होता है, टोम्बोलो यहाँ है नहीं, ठीक है। बैरियर क्या होता है वो बताते हैं आपको, जैसे कि ये कोस्ट है, तट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बार बन गई, बैरियर बार बोलते हैं इसको, ठीक है, बैरियर बार। और इस तरह से अगर ये लग गई, इस तरह से लॉक हो गई, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं, ठीक है, सैंड स्पिट। फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये पानी भर गया, तो ये क्या बन गया, ये एक बन गया आपका लगून लेक बोल देते हैं इसको, लगून लेक, ठीक है। तो लगून लेक को समुद्र से कौन अलग करता है, बैरियर बार करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बैरियर, स्पिट, बार, ड्यून्स, बीचेस और क्लिफ, केव, स्टैक और आर्च ये कैसे बनते हैं ये बताता है हमको। जो ये क्लिफ है, ठीक है, इतनी ज़्यादा वो चली, सी वेव चली, जिसकी वजह से ये एकदम खड़ी चट्टान टाइप बन गई, इसको क्लिफ बोलते हैं। क्लियर? ऐसे ही समुद्र में बीच में कहीं इतना ऐसा ऐसा स्टैक, यानी पत्थर का एकदम टुकड़ा सा, पत्थर एकदम खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाकी सब रोड हो गए, खड़ा हुआ है, तो खड़ा है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या चली, सी वेव चली। जब सी वेव चलेगी तो क्या होगा ना कि यहाँ गुफा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इस तरह से यहाँ पर गुफा बन जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सी वेव आएगी तो गुफा बन जाएगी। सोचो बीच में गए हो तुम और तुम्हें गुफा मिल जाए। खैर, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन नाउ। बाकी हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इस चैप्टर में मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि लिटिल बॉय के जो क्वेश्चंस हैं एलबी के, तो लेवल 1 के तो सारे लगाओगे, लेवल 2 के जितने बन पाए उतने लगा लेना, लोड मत लेना। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सीडीएस सीएपीएफ में कायदे के क्वेश्चन पूछता है, जो कायदा के क्वेश्चन अभी एसएससी नहीं पूछता है उतने ज़्यादा डेप्थ में। तो जितने बन जाएँ लेवल 2 के, ठीक है, लोड मत बस लेना, ठीक है। ये इसी चैप्टर के लिए था, इसीलिए मैंने इसी चैप्टर में ही आपको बताया है। जहाँ पे ज़रूरत होगी तो हाँ मैं आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अपने आप से हर चीज़ इमेजिन मत करना, अच्छा तो इसमें नहीं है तो बाकी में भी नहीं करना,
जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे लेवल 2 के। लेवल 1 के तो ऑब्वियस ही बात है, सारे लगाने हैं, वो एसएससी के ही है। और अब लेवल 1 में है, एसएससी में आए तभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, टफ लगता है, क्योंकि आपको नाम याद रखने, लेकिन जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, जितना लिमिटेशन था, क्योंकि यहाँ पर हम डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं चीज़ों को। ऑलराइट, थैंक यू, मिलते हैं शाम को केमिस्ट्री वाले क्लास में। थैंक यू।